Hi friends, today we are going to start the Code of Civil Procedure 1908 के अंदर ऑर्डर 5 इशू एंड सर्विस ऑफ समन। समन हमने पहले डिस्कस कर लिया है अपने सेक्शन नंबर 27 से लेकर के 32 तक। आज हम ऑर्डर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे कि समन की सर्विस कैसे होती है और ये इशू कैसे होता है। तो रूल नंबर 1 से लेकर के 8 के अंदर हमारा गिवन है इशू ऑफ समन, कि समन को इशू कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समन रूल नंबर 1, समन वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जब हम अपनी सूट को इंस्टीट्यूट कराते हैं अ समन में बी इशूड टू डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। हम अपना सूट लेकर के कोर्ट के अंदर जाते हैं और वो जब इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट हमें एक परमिशन देती है कि हम उसको सम्मन कर सकते हैं, डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ हमने अपना केस इंस्टीट्यूट करा है उसके खिलाफ हम एक सम्मन इशू करवाते हैं। और वो सम्मन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब अगर वो डिफेंडेंट तक पहुंच गया तो अब डिफेंडेंट को कोर्ट के अंदर अपीयर होना है और जो हमने प्लेंट दायर करी है उस प्लेंट का क्लेम का अपना एक आंसर देना है, अपना एक जवाब देना है रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में, अपने डिफेंस के फॉर्म में। और ये करने के लिए उसको अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए उसको 30 डेज का टाइम मिलता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट। यानी कि जो डिफेंडेंट को जिस दिन वो समन सर्व होगा मिलेगा उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर का टाइम डिफेंडेंट के पास होगा अपनी रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने का, अपने डिफेंस को फाइल करने का। अब इसके अंदर एक इसका प्रोविजो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच सम्मन शैल बी इशूड, कोई भी सम्मन इशू नहीं किया जाएगा अगर डिफेंडेंट उस वक्त अपीयर्ड है जब हमने अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करा है एंड एडमिटेड द प्लेंटिव क्लेम, और वो अगर उसी वक्त प्लेंटिव के क्लेम को एडमिट कर लेता है तो फिर सम्मन को इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई सम्मन इशू नहीं होगा। रूल नंबर 1 ने बेसिकली हमें सिर्फ इतना बताया कि जब हम अपने प्लेंट को लेकर के कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट हमारे सूट को सुनेगा, उसको इंस्टीट्यूट करेगा, इंस्टीट्यूट होने के बाद में डिफेंडेंट के खिलाफ एक सम्मन इशू होगा। सम्मन डिफेंडेंट के पास जो जाएगा उसका सम्मन का वहाँ मतलब ये होता है कि सम्मन को डिफेंडेंट को अपीयर होना है और उसको जो हमने प्लेंट बनाई है, हमने जो जो क्लेम करे हैं उसके रिटन स्टेटमेंट में अपने डिफेंस के लिए उसको जो बातें लिखनी है वो एक रिटन में लिख करके लेकर के आएगा विद इन 30 डेज, जिस दिन उसको वो सम्मन मिलेगा उसके बाद से लेकर के, और 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को अपने रिटन स्टेटमेंट को फाइल करना है कोर्ट के अंदर। अब इसके अंदर एक प्रोविजो हमारा ये भी कहता है, प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, अगर 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने में डिफेंडेंट फेल हो जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर पाता तो क्या होगा। तो उसके अंदर सिचुएशन में he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू एक स्पेसिफाइड डेट दे करके कि आपको इस जब अब तक ये सब अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है, और उसको एक रीज़न भी देना पड़ेगा कि भाई मैं 30 दिन के अंदर इसलिए नहीं फाइल कर पाया, और कोर्ट उसको आगे 90 डेज का टाइम दे देगी कि आप अब अपने रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर दो। 90 डेज हमारे काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, यानी कि 30 दिन हमें पहले मिले थे और 60 दिन हमें फिर मिलेंगे, तो टोटल मिला करके 90 डेज होंगे। ऐसा नहीं कि जो जिस तारीख पर उसको अपनी जब 30 दिन उसके ख़त्म हो रहे थे तो उस टाइम तक उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना था, उसके बाद 90 दिन मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 दिन हमारे काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जिस दिन डिफेंडेंट को सम्मन मिला
उसकी सर्विस पूरी हुई उस दिन से लेकर के और 90 दिन के अंदर अंदर जो उसको एक अनदर चांस कोर्ट देती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है। ये तो एक आम डिपेंडेंट के केस में था, लेकिन अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो उस केस के अंदर 90 डेज की जगह 120 डेज मिलते हैं। अब हमारा रूल 2 कहता है कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स्ड टू समन। ये सिंपल सी एक बात ये कहता है कि जब कोर्ट एक सम्मन को इशू करती है तो कोर्ट ये कहती है कि सम्मन के साथ साथ एक जो हमने अपना वाद दायर करा है, जो हमारी प्लेंट की कॉपी है, वो कॉपी भी उस सम्मन के साथ जाएगी, ताकि डिपेंडेंट को ये पता चले कि भाई जो मेरे पास सम्मन आया है उसके साथ में जो उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम हैं वो क्या क्या हैं, और उसको उसकी वजह से वो अपना डिपेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट भी बना सके। तो जब सम्मन जाएगा तो सम्मन के साथ साथ एक प्लेंट की कॉपी भी जाएगी। रूल 3 हमारा कहता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। वैसे तो चलो वो बात बाद में करेंगे। कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, जहां कोर्ट को ये लगता है कि रीजन है रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस होनी ज़रूरी है डिपेंडेंट की, तो वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि सम्मन के अंदर ये ऑर्डर कर देगी कि अपीयर इन पर्सन इन कोर्ट ऑन द डे देयर इन स्पेसिफाइड, यानी कि जिस दिन जो दिन स्पेसिफाइड किया गया है, जो डेट है, उस डेट के ऊपर डिपेंडेंट का आना ज़रूरी है। और अगर कोर्ट को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस प्लेंटिफ की ज़रूरी है ऑन द सेम डे, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि भाई प्लेंटिफ तुम्हारा आना भी ज़रूरी है। तो रूल 3 सिर्फ ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत है तो वो डिपेंडेंट को भी बुला सकती है और प्लेंटिफ को भी बुला सकती है। रूल 4 हमारा कहता है, रूल 4 और सेक्शन नंबर 132 और 133 ऑफ सीपीसी हमारा बताते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस इन पर्सन, यानी कि इन पर्सन अपीयर होने के लिए एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। रूल नंबर 4 कहता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट। अगर वो कोर्ट की सर्टेन लिमिट के अंदर नहीं रहता तो ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी को ऑर्डर किया जाए कि वो इन पर्सन अपीयर हो। नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स। अगर वो 50 मील के अंदर अंदर नहीं रहता तो भी ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि वो इन पर्सन अपीयर हो, और अगर उसके जो रेलवे का जो आने जाने का अगर कन्वेंस नहीं है या है और वो रहता है लेस देन 200 माइल्स, 200 माइल के अगर आगे रहता है और रेलवे का कम्युनिकेशन है तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे कम में रहता है तो उसको आना पड़ेगा, अगर 50 माइल्स के अंदर अंदर रहता है तो उसको इन पर्सन आना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 132 हमारा कहता है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनके कस्टम्स और राइट्स उनकी कंट्रीज़ के, उनके रिलीजन के, उनको कंपेल्ड करते हैं कि आप पब्लिक के अंदर अपीयर ना हो, तो उनको भी एग्जेम्पशन मिलता है कोर्ट के अंदर इन पर्सन अपीयर होने के लिए। और सेक्शन नंबर 133 कहता है कि एग्जेम्पशंस मिला हुआ है कुछ ऐसे लोगों को भी जो हैं, एक तो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, the ministers of the union, the judge of supreme court, the governor of state and administrator of union territories, the speaker of the state legislative, the chairman of the state legislative council, the minister of states, the judge of high courts, the person to whom section 87B applies। अब इसका सबसेक्शन 3 हमारा ये कहता है where any person claims the privilege of such exemption
and it's consequently necessary to examine by him by commission। यानी कि अगर किसी पर्सन को जो ऊपर गिवन है इनको प्रिविलेज मिली हुई है एग्जामिशन के लिए कि आप इन पर्सन अपीयर नहीं होगे, तो उनका जो एग्जामिन होगा उसके लिए कमीशन बनाई जाएगी और उस कमीशन का जो कॉस्ट होगा वो पे करेगी वो पार्टी जिसके लिए वो एविडेंस किया जा रहा है। तो सेक्शन 4 रूल 4 और ऑर्डर नंबर 132, रूल 4 और सेक्शन नंबर 132 और सेक्शन नंबर 133, ये तीन हमें एग्जेम्पशंस देते हैं इन पर्सन अपीयर होने के लिए। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 5 के ऊपर। समन टू बी ईदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। समन रूल 5 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि समन या तो दिया जाएगा इश्यूज को सेटल करने के लिए या फिर समन भेजा जाएगा फाइनल डिस्पोजल के लिए। द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन, और वो कोर्ट जब इशू करेगी समन तो उसके अंदर ये डिटरमाइन करेगी कि या तो ये है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू और या फिर ये है फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। द समन शैल कंटेन डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। एवरी सूट heard by a court small cause the summon shall be for the final disposal of the suit। और इन एवरी सूट जो भी सूट सुने जाएंगे बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, उसके अंदर जो सम्मन इशू किया जाएगा वो सिर्फ फाइनल डिस्पोजल के लिए ही किया जाएगा फॉर द सूट। हम रूल 5 के साथ में रूल 8 को समझते हैं कि ऑन इशू ऑफ सम्मन फॉर फाइनल डिस्पोजल, अगर सम्मन इशू किया गया है फाइनल डिस्पोजल के लिए तो जो डिफेंडेंट होगा उसको ये डायरेक्ट किया जाएगा कि आपके पास में जो भी विटनेसेस हैं, जो भी एविडेंस हैं, उनको सबको आप लेकर के उस फिक्स डेट के ऊपर अपीयर हों ताकि वो रिलाई कर सके इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। तो अगर उसको अपने डिफेंस के लिए कोई फिटनेस या कोई एविडेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी लेकर के आना है तो उसको फिक्स डेट के ऊपर अपीयर होना पड़ेगा उन चीज़ों के साथ। अब देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। द डे shall be fixed with reference to the current business of the court, the place of residing of the defendant, and the time necessary for the service of the summon, and the date shall be fixed as to allow the defendant sufficient time to enable him to appear and answer on such day। तो भाई कोर्ट हमारा ये कहता है कि जो अपीयरेंस के लिए जो डे फिक्स किया जाएगा उसमें ये देखा जाएगा कि एक तो वो करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट हो और दूसरा कोर्ट इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करेगी, देखेगी कि भाई जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट है वो कितना दूर है, जो डिफेंडेंट है उसको सम्मन मिलने में और उसको आने में क्या टाइम लगेगा, जो रीजनेबल और सफिशिएंट टाइम है उसका एक कोर्ट जांचेगी और उसके हिसाब से ही डे को फिक्स करेगी कि ताकि डिफेंडेंट को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो एक रीजनेबल टाइम देगी कि भाई इतने में आ सकता है। तो जो आ सकता है तो उतने टाइम के अंदर उसको आना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो फिर उसकी नॉन अपीयरेंस मानी जाएगी। और ये इस तरीके से कोर्ट अपना डिफेंडेंट के अपीयरेंस के लिए टाइम फिक्स करती है। रूल नंबर 7 कहता है हमारा समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय हिम। समन डिफेंडेंट को बुलाने के लिए भी किया जा सकता है और डिफेंडेंट को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है। द समन टू अपीयर एंड आंसर शैल ऑर्डर टू डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस in his position or power upon which he intend to rely in support of his case। तो अगर डिफेंडेंट के पास में कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको मंगवाने के लिए जो कोर्ट जो केस के सपोर्ट के लिए रिलाई करता है तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए भी सम्मन इशू कर सकता है।
तो दो तरीके के लिए एक सम्मन इशू होता है, या तो कोर्ट किसी बंदे को बुलाने के लिए करता है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट या एविडेंस या विटनेस को बुलाने के लिए करता है। तो ये तो हमने देखा कि इशू ऑफ सम्मन किस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि सम्मन की सर्विस किस तरीके से होती है। प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ सम्मन, सेक्शन नंबर 10 से लेकर के 16 तक और 18 के अंदर हमारा डील करता है विद पर्सनल और डायरेक्ट सम्मन। सेक्शन नंबर 9 हमारा डील करता है सर्विस बाय कोर्ट, सम्मन की सर्विस कोर्ट के थ्रू जो होती है। रूल 9A कहता है सर्विस की सम्मन प्लेंटिफ के थ्रू होगी, और रूल नंबर 17, 19 और 20 कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ सम्मन। चलिए इसको ब्रीफ में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं डील विद पर्सनल और डायरेक्ट सम्मन, जिसके अंदर हमारा रूल आते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। तो सबसे पहले रूल 10 के अंदर कहते हैं मोड ऑफ सर्विस। मोड ऑफ सर्विस क्या होगा? सर्विस ऑफ द सम्मन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी देयरऑन साइंड बाय जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ एंड सील विद द सील ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो सम्मन होगा उसके ऊपर सबसे पहले टेंडरिंग की जाएगी और उसकी एक कॉपी जो है वो साइन की जाएगी बाय द जज या फिर कोई ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है ऑन इन दिस बिहाफ, और उसके ऊपर सील लगेगी कोर्ट की, और फिर वो सम्मन की सर्विस होगी। रूल 11 हमारा कहता है सर्विस ऑन सेवरल डिपेंडेंट, यानी कि अगर एक से ज़्यादा हमारे डिपेंडेंट होंगे तो जो सम्मन की सर्विस है वो हर एक डिपेंडेंट को होगी। ये हमारा रूल 11 कहता है। रूल 12 हमारा कहता है सर्विस टू बी ऑन डिपेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल और ऑन हिज एजेंट, यानी कि whenever it is practicable service shall be made on the defendant in person unless he has an agent empowered to accept service। इसका मतलब यह है कि अगर डिपेंडेंट अवेलेबल है तो डिपेंडेंट के पास में सर्विस होगी, और अगर डिपेंडेंट ने कोई अपना एजेंट एम्पावर कर रखा है अगर इस तरीके का कोई सम्मन आता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर एजेंट के पास सर्विस होगी और वो भी सफिशिएंट मानी जाएगी। रूल 13 हमारा कहता है सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिपेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, यानी कि अगर डिपेंडेंट हमारा रहता है किसी और स्टेट के अंदर और वो करता है अपना बिजनेस किसी और स्टेट के अंदर, तो जिस स्टेट के अंदर उसका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर अगर वहाँ पर वो रहता नहीं है लेकिन उसने अपने एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं लाइक मैनेजर और एनीबडी, तो अगर उनके पास में हमारी सम्मन की सर्विस होती है तो वो सफिशिएंट मानी जाएगी। रूल 14 हमारा कहता है सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कंपनसेशन फॉर रॉन्ग है, तो जो डिपेंडेंट है अगर उसने कोई एजेंट नहीं एम्पावर कर रखा टू एक्सेप्ट द सर्विस, तो किसी भी एजेंट के पास जो उस प्रॉपर्टी का इंचार्ज है उसको दे दिया जाएगा और वो भी सफिशिएंट होगा और वो सर्विस ऑफ सम्मन माना जाएगा। यानी कि डिपेंडेंट ने किसी को वो सम्मन लेने के लिए एम्पावर नहीं कर रखा, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंचार्ज डिपेंडेंट ने बिठा रखा है, अगर वो एजेंट भी उस सम्मन को ले लेता है तो उसकी सर्विस को माना जाएगा, यानी कि वो जो सम्मन है वो एक्सेप्ट हो गया है। वेयर सर्विस में बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली, यानी कि सम्मन अगर हम देने के लिए किसी के घर पे जाते हैं, कोर्ट किसी के घर पे सम्मन भिजवाती है और उस टाइम पर डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है, तो डिपेंडेंट की फैमिली में जो भी एडल्ट मेंबर होगा वो एडल्ट मेंबर को अगर आपने सम्मन दे दिया तो उस सम्मन की सर्विस को माना जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमें ये कहता है कि सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। घर का जो नौकर होगा उसको हम फैमिली का मेंबर नहीं मानेंगे, उसको दिया हुआ सम्मन
सर्विस में नहीं आएगा और उसको देना, कोर्ट का ऑफिसर सर्वेंट को देगा भी नहीं। रूल 16 हमारा कहता है पर्सन सर्विस टू साइन एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो भी सम्मन की कॉपी को लेगा वो एक्नॉलेजमेंट साइन करके उस ऑफिसर को देगा कि हाँ जी मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और जो ऑफिसर सम्मन लेकर के आया है वो एंड्रोस करेगा कि भाई इस बंदे ने ये सम्मन की कॉपी को एक्सेप्ट करा है। एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, जो कोर्ट ने ऑफिसर भेजा है सम्मन को लेकर के, जो सर्विस करने के लिए गया है, वो अपने एक रिकॉर्ड के अंदर ये लिखेगा कि भाई इतने बजे इतना टाइम हो रहा था इस टाइम पे, और इस बंदे ने मेरे से ये सम्मन एक्सेप्ट किया है। उसमें नाम, एड्रेस ऑफ द पर्सन, आइडेंटिफाइंग द पर्सन, और जो विटनेसेस होंगे उन सब के बारे में, जो भी वहाँ पर हुआ होगा उसको एक एंडोर्स करेगा, वो एक जगह पर अपने लिख करके ले जाएगा। अब हमारा रूल नंबर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। पहले हम देखते हैं कि सर्विस बाय कोर्ट। रूल 9 हमारा कहता है, रूल नंबर सीधी सी बात कहता है कि जो सम्मन होगा उसकी जो सर्विस होगी बाय कोर्ट होगी। तो इसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिफेंडेंट के खिलाफ एक सम्मन इशू करेगा, उसके साथ में एक प्लेंट की कॉपी लगाएगा, और कॉपी को लगा करके उसको जो गिवन एड्रेस होगा डिफेंडेंट का उस जगह पर भेज देगा। और लेकिन जो भी उसके अंदर खर्चा आएगा वो सारा का सारा प्लेंटिफ को पे करना होगा। Where the defendant reside within the jurisdiction of court in which the suit is instituted and has agent residing within the jurisdiction who is empowered to accept the service of summon. The summon shall, unless the court otherwise direct, be delivered or sent either to the proper officer to be served by him or one of his subordinate to each courier service as are approved by the court. यानी कि जब डिफेंडेंट रिजाइड करेगा जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंदर, तो वहां पर कोर्ट एम्पावर करेगा एक ऑफिसर को कि आप जाओ और जाकर के सम्मन को सर्व करो। और दूसरा तरीका ये भी रहता है कोर्ट का कि एक सबऑर्डिनेट सर्विस हो रहती है कोरियर की, उसके थ्रू भी कोर्ट उस सम्मन को सर्व कराएगा। ये तो था हमारा सर्विस बाय कोर्ट। और सम्मन की जो सर्विस होगी वो बाय कोर्ट होगी, और इसका एक ऑल्टरनेट ये भी है कि जो सर्विस होगी वो बाय प्लेंटिफ भी होगी। ये हमारा कहता है रूल 9A। तो इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ सम्मन अंडर रूल 9, जैसा रूल 9 के अंदर बताया कि सर्विस होगी बाय कोर्ट, कोर्ट ये भी अलाउ कर देगी प्लेंटिफ को कि आप भी सम्मन करो फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, परमिट करेगी प्लेंटिफ को कि आप सम्मन करिए, डिलीवर करिए सम्मन को टू सच प्लेंटिफ फॉर सर्विस। यानी कि प्लेंटिफ को भी एक सम्मन डिफेंडेंट तक पहुंचाने के लिए कोर्ट परमिट कर देगी कि आप इसकी जो प्लेंट की कॉपी है इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या जो डिफरेंट मोड्स हैं कोर्ट के उनके थ्रू आप डिफेंडेंट तक पहुंचा दो। अब इसके अंदर आ जाती है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के अंदर रूल 17 और 19 होता है बाय कोर्ट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और जो रूल 20 है वो होता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ। तो रूल 17 हमारा कहता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस एंड कैन नॉट बी फाउंड। तब क्या होगा जब डिफेंडेंट रिफ्यूज कर देगा सम्मन को एक्सेप्ट करने से और या फिर मिलेगा नहीं। Where the defendant or his agent or other person refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant। अब भाई
कोर्ट ने सम्मन भेजा लेकिन डिफेंडेंट हमारा मिल नहीं रहा, तो तब क्या होगा? तब जो कोर्ट होगी वो ये कहेगी कि जो एक कॉन्स्पिशियस पार्ट है, कॉन्स्पिकुअस जो पार्ट है, यानी कि एक घर है, उस घर के अगर बाहर से कोई देखे तो जो एरिया इस तरीके का है जो बिल्कुल दिखाई देगा ही देगा, तो उस एरिया के ऊपर उस सम्मन को अफिक्स कर दे, चिपका दे, जो ऑफिसर गया है वहाँ से, या फिर अगर प्लेंटिफ ने अपनी तरफ से कर रहा है तो प्लेंटिफ जा करके उसे चिपका दे और उसकी एक फ़ोटो ले ले और एंडोर्स कर दे कि भाई हाँ जी हमने ये सम्मन कर दिया है, तो वो भी सफिशिएंट माना जाएगा कि कोर्ट के पास ये होगा कि भाई जो सर्विस ऑफ सम्मन थी वो हो चुकी है। अगर डिफेंडेंट नहीं मिल रहा, और ये करना उस जगह पर है जहाँ पर डिफेंडेंट का लास्ट टाइम रेजिडेंस था या फिर वो अपना वर्क फॉर गेन करता था। रूल नंबर 19 हमारा कहता है एग्जामिनिंग ऑफ सर्विस ऑफिसर, यानी कि जब सम्मन की हमने सर्विस कर दी तो रूल 17 के अंडर हमने उसकी अपनी सम्मन की सर्विस कर दी और सम्मन या फिर रिटर्न हो गया, तो जो हमारा सर्विंग ऑफिसर होगा वो ये वेरीफाई करेगा अपने एक एफिडेविट के ऊपर कि जी जो मैं गया था वहाँ पर और वो रिटर्न हो गया, वहाँ पर कोई मुझे मिला नहीं, तो वो सारी या मिला या जो भी कुछ होगा वो उसके अंदर अपने एक एफिडेविट के अंदर ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। एग्जामिनिंग द सर्विस सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ, तो कोर्ट जो सर्विंग ऑफिसर होगा उसको ओथ पर एग्जामिन कर सकता है और कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन बाय अनदर कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट से भी कह सकता है कि आप इसको एग्जामिन करो, या जो कोर्ट को फिट लगता है। एंड शैल ईदर डिक्लेयर दैट द सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर सच सर्विस एट हिज थिंकिंग, और ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि जो सम्मन की जो सर्विस थी वो सर्व हो चुका है, या कोर्ट को जो भी ठीक लगता है कोर्ट वो सब कुछ कर सकता है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के अंदर रूल 20 हमारा ये कहता है कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग सर्विस, जब डिफेंडेंट भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ सम्मन को, तब क्या होगा? कोर्ट अफिक्स कर देगी। पहले तो हमने ये देखा था कि कोर्ट ने कहा कि भाई जो घर का एक पार्ट है जो दिखाई देने विजिबल है, जहाँ पर हर किसी की नज़र पड़ेगी, उस जगह पर उस सम्मन को चिपका दो। लेकिन अगर उसे लगता है कि भाई जो डिफेंडेंट है वो अवॉइड कर रहा है, तो कोर्ट जो उसका कोर्ट होगा जिस जगह पर वो जुरिडिक्शन के अंदर डिफेंडेंट आ रहा होगा, उस कोर्ट के अंदर कि एक ऐसा बोर्ड लगा होता है हर कोर्ट के अंदर जहां पर ये सम्मन्स लगाए जाते हैं, तो कोर्ट उस जगह पर ये जो सम्मन है उसको अफिक्स करवा देगी और इसको भी माना जाएगा कि सम्मन की सर्विस हो गई है। यानी कि अगर डिफेंडेंट ये सोचता है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ कि भाई मैं मिलूंगा नहीं और मैं अवॉइड करता रहूँगा और मैं भाग जाऊँगा दूसरी जगह पर और पता नहीं चलेगा मेरा और सम्मन की सर्विस ही नहीं होगी, तो अगर कोर्ट जब सब चीज़ें देख लेता है, वो अगर वो उसे लगता है, ये बिलीव करता है कि भाई जो डिफेंडेंट है वो अवॉइड कर रहा है और वो भाग रहा है इस चीज़ से, तो कोर्ट अपने कोर्ट के अंदर ही उस सम्मन को लगवा देती है और वहाँ पर भी ये माना जाता है कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गई। इसका सब रूल ए कहता है कि कोर्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कह सकती है कि आप सम्मन की जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में करवा दो, ये भी एक तरीका है। और न्यूज़पेपर वो होना चाहिए जो डेली न्यूज़पेपर हो और सर्कुलेट होता हो उस लोकेलिटी के अंदर जहाँ पर डिफेंडेंट एक्चुअली या वॉलंटरली रिजाइड करता हो या कैरेट करता हो अपना बिजनेस फॉर पर्सनली वर्क फॉर गेन। इसका इफेक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का? इसका ये इफेक्ट होता है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के अंदर किया गया सम्मन की सर्विस को ये माना जाएगा कि इट हैज़ बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली, डिफेंडेंट को वो पर्सनली सर्विस हो चुकी है, ये माना जाएगा अगर ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी अगर हम करते हैं तो। वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम फॉर अपीयर टू बी फिक्स्ड, वेयर
service is substituted by the order of the court shall affix time for the appearance of defendant as the case may require। यानी कि जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के लिए कोर्ट ने कह दिया और वो हो गई तो उसके लिए भी टाइम एक फिक्स कर देगा कि भाई अब ये उसके अंदर लिख दिया जाएगा कि इस टाइम पर डिपेंडेंट को आना है और अगर वो नहीं आता तो उसकी नॉन अपीयरेंस मानी जाएगी और केस जो है एक्स पार्टे भी हो सकता है। अब मैं कुछ बता दूं, जैसे कि सम्मन होता है, सम्मन को सर्व करने के तरीके हमारे होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, प्लेंटिफ पर्सनली जाकर के दे सकता है, प्लेंटिफ व्हाट्सएप कर सकता है, व्हाट्सएप के अंदर जब डबल टिक आता है और ब्लू हो जाता है तो यानी कि वो सर्व हो चुका है। डंके की चोट जो आपने सुना होगा कि डंके के जोर पे, तो कोर्ट कभी कभी ये भी ऑर्डर देता है कि भाई ढोल लेकर के जाओ और ढोल पीटो और जा करके मोहल्ले के अंदर उसके जहाँ पर वो रहता था या जहाँ पर काम करता था उस जगह पे जाकर ढोल बजा करके बताओ कि भाई ये सम्मन आया है। तो ये सारे तरीके होते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर देना, उसके घर के बाहर चिपका देना सम्मन को। तो ये सारे तरीके होते हैं जो कोर्ट प्लेंटिफ को या फिर जो ऑफिसर होता है उसको बोलती है, ऑर्डर देती है कि आप जाओ और इस मोड में जा करके इस सम्मन की सर्विस करके आओ। और अगर डिपेंडेंट सर्विस सम्मन को लेने से मना कर दे या फिर उसके घर के मेंबर उसको लेने से मना कर दें या कह दें कि यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहता, लेकिन आसपास के लोग आकर के बताएं कि भाई हाँ ये यहीं रहता है और ये जो है ये मना कर रहा है, तो भी उस सम्मन की सर्विस मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि भाई डिपेंडेंट तक बात पहुँच गई है और वो नहीं आया और जो केस है वो एक्स पार्टे डिसाइड हो जाता है। तो ये हमने आज खत्म किया ऑर्डर 5, जिसके अंदर हमने पढ़ा सर्विस ऑफ सम्मन। So I hope you like this video and understand how summon is served and issue of summon. Please subscribe my channel. Thanks for watching Lex Judiciary.